हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने कूलम्स लॉ और परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। कूलम्स लॉ के एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं और कूलम्स लॉ को कंप्लीट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस ई एंड प्लस ई प्लस 4e एंड प्लस ई आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। तो पहले आपको कूलम्स लॉ याद होगा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो सकता है और उसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और सेकेंड कंडीशन है कि दोनों चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। तो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस ई आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस। तो मान लो कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं दिए हुए हैं, एक 4e है और एक e है, दोनों के बीच की डिस्टेंस a दिया गया है। ठीक है, where should be a third point charge to be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा एक पॉइंट चार्ज है Q को कहां रखा जाए, है ना, कि वो इन दोनों चार्जेस के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, एक सीधा सा एग्जांपल अगर आप पेंडुलम का ले लो, सिंपल पेंडुलम का, ठीक, उसको आप रिलीज करो तो जिस पोजीशन पे आके रुकता है, स्टेशनरी होता है, रेस्ट में आता है, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, या कह सकते हो जहां पे नेट फोर्सेस जीरो लग रहे हो साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जनरल लैंग्वेज में कहोगे कि इसको अगर हम रिलीज करें जहां पे आके स्टे करता है, रुकता है, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, वहां पे नेट फोर्स जीरो लगते हैं। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं, इस तरफ मान लो मैंने डिस्प्लेस किया, इस बॉब की फिर से टेंडेंसी वही होती है कि अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करें। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी पोजीशन जिसमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करने की टेंडेंसी रखता है, ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अगर वो रिगेन कर लेता है दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो रिगेन नहीं कर पाता है तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि तीसरा जो पॉइंट चार्ज है Q, उसको कहां रखा जाए कि वो इन दोनों चार्जेस के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो मान लो कि वो जो पॉइंट चार्ज था वो पॉजिटिव है, ठीक है, और उसको हमने यहां पे रखा है, किधर से भी, इस तरफ से या इस तरफ से कोई डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस पे उसको हमने प्लेस्ड किया है। तो इधर वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल a थी। ठीक है, अब हमें यही x निकालनी है कि प्लस 4e से ये x क्या होगा या प्लस e से a माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो चार्ज आपने रखा है उसको पॉजिटिव एज्यूम किया है, और वैसे अभी आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे कि जो टेस्ट चार्ज होता है या जो चार्ज हम एज्यूम करते हैं बहुत छोटा होता है और उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा। तो प्लस और प्लस में रिपल्सन फोर्स होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स मान लो F2 है, वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पे रखने पे ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो, इस पॉइंट पे रखने पे F1 ड्यू टू 4e या फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये अपनी जो भी पोजीशन है उसी में बराबर रुका रहेगा। जैसे मैं एक कोई ले लूं, इस पे इधर फोर्स लगाऊं और इधर फोर्स लगाऊं, अगर इधर ज्यादा लगा रहा हूं तो ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, इधर ज्यादा लगा रहा हूं तो इधर डिस्प्लेस, दोनों तरफ से बराबर फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो वो अपनी पोजीशन पे रुका रहेगा। तो हम इसका मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला फोर्स और इस वाले फोर्स को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो देखिए, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 4e, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1, अब Q1 यहाँ पे ये चार्ज मान लो 4e, Q2 जो चार्ज आपने रखा है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर, पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से F2 ड्यू टू E 1/4
4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अब कौन सा चार्ज है, ई क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों फोर्सेस को हमें क्या करना है, बराबर करना है इक्विलिब्रियम के लिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज q, है ना, F1 या फोर्स ड्यू टू 4e मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू e। ओके, तो इनको हम बराबर कर देते हैं। देख लें यहां से दिख रहा है यहाँ तक, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब आगे आते हैं यहाँ पे, इधर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4eq अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट qe अपॉन a माइनस एक्स टू द स्क्वायर। कैंसिल कर दो इनको, यहाँ से QE कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दें तो x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसका भी स्क्वायर तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब अगर यहाँ पे हम रखें x अपॉन a माइनस एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा, √4, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो अंदर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 2x अपॉन a माइनस एक्स। ओके, दो वैल्यूज होती हैं स्क्वायर रूट की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो x अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहां तक नोट कर लिया होगा, अब कर देता हूं। अब एक बार +2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2a माइनस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2a, तो 3x इज इक्वल्स टू 2a, तो x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3। ठीक है, और अगर आप x, ये जो 2 है इसको माइनस लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2a प्लस 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -2a प्लस माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, इधर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2a, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2a। बट ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अभी इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये वाला क्या है, केस पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप x डिस्टेंस, मतलब इस चार्ज को जितनी इनके बीच की डिस्टेंस उससे डबल यहाँ पे रखेंगे, मान लो यहाँ पे आप रखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी वजह से भी रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव उधर बाहर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से भी रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, तो कभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? अगर हम x इक्वल्स टू 2a मान लें, मतलब ये इसके डिस्टेंस का डबल यहाँ पे चार्ज को रखें, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अगर इस पे फोर्स देखेंगे वो भी बाहर की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स इस पे बाहर की तरफ हमेशा एक्ट करेगा, इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि चार्ज को हमें कहाँ रखना है, x इक्वल्स टू 2a/3, तो ये वाला ही जो डिस्टेंस ने मानी थी, ये कहाँ से मानी थी, x 4e से, तो कहाँ से रखना है, 4e से इस डिस्टेंस पे रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए e से, तो आप e से निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम e कितनी डिस्टेंस पे है, a माइनस एक्स, मतलब a माइनस 2a/3, इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, a/3।
3a माइनस 2 है, a बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से a बाई 3 पे रखना है। बात समझ में आई? अब लिखा है इन विच केस इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, ठीक है, एंड इन विच अनस्टेबल। तो जब हमने चार्ज को प्लस लिया है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के केस में जब आपने इसको यहां से जो डिस्टेंस निकल के आई वो लिख लेते हैं, ये आई है 2a/3 और ये आई है a/3। जब आपने प्लस क्यू चार्ज को 2a/3 पे रखा फ्रॉम 4e, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा और इसकी वजह से इस चार्ज की वजह से इधर। अगर आप इसको मान लो इस साइड डिस्प्लेस करते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी आपकी इच्छा हो, मान लो हमने इस साइड इसको डिस्प्लेस किया, इस चार्ज को थोड़ा इस साइड डिस्प्लेस किया, तो ये डिस्टेंस कम हो गई, है ना। और डिस्टेंस कम होने से इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप कूलम्स लॉ को देखें, इनवर्स रिलेशन होता है, डिस्टेंस कम होने से इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से लगने वाला इस चार्ज पे फोर्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर की तरफ ही डिस्प्लेस हो जाएगा भाई, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स कम, तो ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये दोनों फोर्सेस, यहां पे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, एक मिनट में देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां पे जब हम इस चार्ज को इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कौन सा था, ये बढ़ जाएगा, और इसकी तरफ इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये था, ये घट जाएगा। ठीक है, तो जब हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। फिर से मैं समझाता हूँ डायग्राम बना के, डायग्राम थोड़ा इसी के पैरेलल बना देता हूँ। ये प्लस 4e था, प्लस e था, इस चार्ज को हमने यहां डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये फोर्स F2 लग रहा था इस चार्ज की वजह से, और ये फोर्स F1 लग रहा था इस चार्ज की वजह से। तो जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला फोर्स बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगी, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स रिपल्सन लग रहा था वो बढ़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो ये फोर्स लग रहा था वो घटेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये चार्ज वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अगर इसको हम निगेटिव ले लें, ठीक, निगेटिव चार्ज ले लें, कैलकुलेट करें डिस्टेंस ही जानिए, बट जब आप इसको निगेटिव चार्ज के केस में, ये पॉजिटिव के समझ में आ गया होगा, निगेटिव का मैं बताता हूं आपको। जब आप निगेटिव चार्ज लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब माइनस क्यू लेंगे और इसको डिस्प्लेस करेंगे, है ना, तो इधर की तरफ अब फोर्सेस बदल जाएंगे, क्योंकि ये प्लस चार्ज था तो इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा, ये भी प्लस था तो इसकी वजह से इधर लग रहा होगा। जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, इस वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस वाले फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो नेट वैल्यू उधर ही रहेगी। तो जिधर आप डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल या चार्ज उधर ही मूव करेगा, इसलिए निगेटिव चार्ज लेने पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिखा हुआ है इन विच केस मींस इन पॉजिटिव, इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव चार्ज then it will be in equilibrium if you are displacing from the mean position। अगर आप उसकी जगह निगेटिव चार्ज लेते हैं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज को कहाँ रखें, किस तरफ फोर्स लगेगा उसका, तो हम कूलम्स लॉ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अ चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड। एक चार्ज, ये डायग्राम सारा कुछ दिया गया है क्वेश्चन में। एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है ए जो नायलॉन थ्रेड से बांधा गया है, ये टंगा हुआ है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल बी है जो इंसुलेटिंग हैंडल से होल्ड किया जा रहा है और क्लोज लेके आया जाता है ए के।
such that the distance between their centers is 10 centimeter, ऐसे कि उनके बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रहे 10 सेंटीमीटर रहे, as shown in figure, जैसा इसमें दिखाया गया। Spheres A and B are touched by an uncharged sphere C and D। ये जो A चार्ज स्फीयर था और B चार्ज स्फीयर था, इसको C और D जो कि अनचार्ज स्फीयर थे उनसे टच किया गया, टच कराया गया, as shown in figure। C and D are then removed, इसके बाद C और D को हटा दिया गया, and B is brought close to A, B को A के क्लोज लाया गया to a distance of 5 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस तक 5 सेंटीमीटर तक दिखाया गया डायग्राम में। What is the expected repulsion on the basis of Coulomb's law? तो कह रहा है कि पहले इनके बीच में रिपल्सन फोर्स होगा क्योंकि ये सेम चार्जेस है, अब इनको टच कराने के बाद इनके बीच में चार्ज तो अलग हो जाएगा, जब हम टच कराएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद इन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो कितना होगा, आप कूलम्स लॉ के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करिए। इसके बाद assumption लिया गया है कि स्फीयर्स A एंड C, A और C, B एंड D, B और D आर ऑफ आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे साइज के हैं, ठीक। तो मैंने जब इससे पहले क्लास में बताया था कि जब शेप जो है वो आइडेंटिकल होते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाता है। तो अगर मान लो इस पे चार्ज अगर हम एज्यूम कर ले, मान लो Q मान लें और इस पे Q डैश मान लें, तो अब जो चार्ज इस पे बचा होगा हाफ होगा, ठीक। अगर स्फीयर्स या दो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल साइज के हैं, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। 10 रुपए होंगे अगर इसके पास तो 5-5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वही हमने कहा अब आसान है कि बताओ कि कितना फोर्स इस पे लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये तो निकालें कि पहले कितना फोर्स लग रहा था। तो फर्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में कितना फोर्स लग रहा था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q चार्ज माना है, दूसरे को Q डैश माना है और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो R, पहला फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। विजिबल है यहाँ तक? हाँ ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। इस कंडीशन में कितना फोर्स लग रहा होगा, मान लो F डैश है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब चार्ज कितना हो गया है Q/2 और ये कितना हो गया है Q डैश बाई 2। और डिस्टेंस भी अगर आप कंपेयर करो तो पहले 10 थी, 5 हो, मतलब पहले की आधी हो गई, ठीक। पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब 5 सेंटीमीटर हो गई, पहले की हाफ हो गई, हमने हाफ ले लिया, ठीक। ये सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन मान लो इसको, इन दोनों को डिवाइड कर दो और चाहो तो पहले सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, तब डिवाइड कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया R स्क्वायर बाई 4। अब देखो 4 कट जा रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर ही बच रहा है, इससे भी F डैश भी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये F ही है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो फोर्स पहले लग रहा था वही अब लगेगा, क्योंकि चार्ज का सेम वेरिएशन हुआ हाफ हाफ और डिस्टेंस भी आधी हो गई। उसको कैलकुलेट किया जब हमने कूलम्स के फॉर्मूले से, तो कोई इफेक्ट हमें पता चला कि ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेट एक्सपेक्टेड फोर्स, सेम एज बिफोर, जैसा पहले लग रहा था वैसा अब भी लगेगा। तो आज ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। कल की क्लास में इसी चैप्टर्स, अगली क्लास में इसी चैप्टर्स के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कहीं डाउट है तो पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।